ठीक है, हम बात कर रहे थे प्रोटीन टारगेटिंग की, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन शॉर्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो कल इसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या होता है, साइटोसोल में जो राइबोसोम होती है वो क्या कर रही है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रही होती है। अब जब प्रोटीन का जो एन टर्मिनल है जब वो साइटोसोलिक साइड पे आता है, ठीक है, उसके साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है, राइबोसोम से निकल के जब एन टर्मिनल साइटोसोल के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, तो क्या होता है, ट्रांसलेशन बेसिकली अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, और टारगेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया था कि आपके पास जो प्रोटीन है वो कहाँ पे जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाती है। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे क्या होती है, प्रोटीन फुल्ली फॉर्म्ड होती है, मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है, प्रोटीन फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और जब आपके पास प्रोटीन बन जाएगी तो जो दोनों राइबोसोमल यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिसोशिएट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। यहाँ तक हमने बात करी थी, है ना। ठीक है, Yes, अब ma'am. हम बात करते हैं आपके पास मॉडिफिकेशन की। हमने क्या बोला कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अब जो हमारे पास प्रोटीन है वो कहाँ पे आ चुकी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में हमारे पास क्या आ चुकी है, प्रोटीन आ चुकी है। ठीक है, अब इस प्रोटीन की हम बेसिकली ये करते हैं, इस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि जो हमारे पास प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, 3 टाइप की मॉडिफिकेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट होगी जो उसको हम बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। थर्ड यहाँ पे होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमने बात करी थी। अब हम फर्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन होगी जिसको हमने क्या बोला, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, और देखो कल मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ग्लूकोज, ये बताया था। ठीक है, एडिशन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोल देते हैं, Glycosylation. इसको हम बोलते हैं एन एसाइलेशन। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज, या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं, एडिशन ऑफ शुगर भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना, एडिशन ऑफ ग्लूकोज लिख सकते हैं या फिर एडिशन ऑफ शुगर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एडिशन होगी वो बेसिकली यहाँ पे कितनी शुगर प्रेजेंट होंगी, 14 शुगर रेजिड्यू ऐड होगा। जो प्रोटीन होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें जो प्रोटीन है उसके जो अमाइनो एसिड है, एस्पार्जिन अमाइनो एसिड, वहां पे क्या होगा, 14 शुगर रेजिड्यू अटैच होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे, ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे। ठीक है, इसको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ये बन गया प्रोटीन। ठीक है, ये मेरे पास प्रोटीन है, इसमें 2 टर्मिनल है, एक इसका एन टर्मिनल है और एक इसका सी टर्मिनल है। तो मान लीजिए इसका सी टर्मिनल है और ये इसका एन टर्मिनल है। अब बीच में क्या होगा, बीच में यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगी, एडिशन ऑफ जो ग्लूकोज होगी वो कहाँ पे होगी,
जहाँ पे इस प्रोटीन चेन में, अब देखो ये क्या हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड, मतलब ये किससे बनी है, अमाइनो एसिड बनी है, से बनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एस्पार्जिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एस्पार्जिन अमाइनो एसिड को हम लिखते हैं एन से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जहाँ पे अमाइनो एसिड में फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या होना चाहिए, फर्स्ट अमाइनो एसिड एस्पार्जिन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बाइंडिंग होगी। दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड जो अमाइनो एसिड है वो कोई भी हो सकता है, एक्स मीन्स कोई भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, बट क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्रोलीन अमाइनो एसिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे बेसिकली जो थर्ड अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा, थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, या तो सेरीन होना चाहिए या ट्रायोनिन होना चाहिए। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो जहाँ पे ये तीन सीक्वेंस हमें साथ में मिलेंगे, ये जो तीन है, ठीक है, क्या होना चाहिए, एस्पार्जिन अमाइनो एसिड होना चाहिए, कोई भी अमाइनो एसिड हो, बट क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट उसके क्या होना चाहिए, सेरीन और थायरोनिन होना चाहिए। तो जहाँ पे भी ये तीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट मिलेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे एडिशन ऑफ शुगर होगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम, जो सेकंड पोजीशन है वहां पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी अमाइनो एसिड होगा, बाकी कोई भी अमाइनो एसिड हो, बस प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे हमें साथ साथ में तीन सीक्वेंस ये मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे तीन सीक्वेंस मिले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, शुगर ऐड होगी, ठीक है, यहाँ पे शुगर ऐड होगी। अब जो शुगर ऐड होगी वो कैसी होगी, ओलिगोसैकेराइड, मतलब उसमें कितनी यूनिट्स होंगी, 14 यूनिट वाली शुगर ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड ऐड होगी, ठीक है। वहीं पे अगर मुझे मान लो ये सीक्वेंस यहाँ पे मिल रहा है फिर से, तो यहाँ पे भी क्या होगी, फिर से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्लियर है, ठीक है। तो जितनी बार प्रेजेंट होगा उतनी बार क्या होगी, शुगर ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब देखो हम ये बात करेंगे कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है और ये शुगर कैसे बनती है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि आपके पास जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है उसमें शुगर मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी कि क्या होता है, बेसिकली 14 रेजिड्यूज होते हैं शुगर के, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या होता है, दो हमारे पास नैग के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैनोज होते हैं, कितने मॉलिक्यूल, 9। और उसके बाद हमारे पास होता है ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसी को हम बोल देते हैं, कितनी शुगर हो गई है, 14 शुगर ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब हम देखेंगे ये हमारे पास 14 शुगर ओलिगोसैकेराइड है, वो फॉर्म्ड कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हो गया मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके पास प्रेजेंट होता है आपके पास डोलिकोल फॉस्फेट, डोलिकोल फॉस्फेट, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डोलिकोल, और एक इसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, डोलिकोल फॉस्फेट बोल देते हैं, ठीक है। बाहर ये मेरे पास क्या हो गई, आर की मेम्ब्रेन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसलोकेन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वैसे हमारे पास डोलिकोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा यूडीपी, ठीक है। अब यूडीपी क्या है आपके पास, यूरेसिल डाइफॉस्फेट है,
ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, वैसे ही यूडीपी क्या होता है हमारे पास, यूरोसिल डाइफॉस्फेट होता है। अब जो यूरोसिल डाइफॉस्फेट होता है वो नैग मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके आता है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा यहाँ पे जो यूडीपी और जब नैग आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी एक एनर्जी ले लेंगे, साथ में इससे क्या ले लेंगे, एक नैग मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपके पास हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो इससे हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक फॉस्फेट हटा देंगे, इसको मोनो में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से एनर्जी ले लेंगे, साथ में नैग मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रिलीज करवा देंगे, हम रिलीज करवा देंगे यहाँ पे UMP, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास प्रेजेंट हो गया, ये मेरे पास डोलिकोल फॉस्फेट है। अब एक फॉस्फेट इसके पास ऑलरेडी था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डाइफॉस्फेट था तो इसका फॉस्फेट भी ले लिया। अब इसके पास कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट हो गए, ठीक है। और साथ में इसके साथ कौन अटैच है, नैग का मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट ब्रिज। समझ आई बात कैसे बनाइए? सेकंड वाला बता दो मैम। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बेसिकली हमने क्या किया, यूडीपी को तोड़ा। तो अगर हम यूडीपी को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसका एक फॉस्फेट ले लिया, यूडीपी वाले का एक फॉस्फेट ले लिया और इससे नैग मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करवा दिया, इससे एनर्जी ले ली, नैग मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करवा दिया। अब मेरे पास जो नैग है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो आपके पास डोलिकोल फॉस्फेट के साथ अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, ये एक मेरे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया और एक मेरे पास नैग जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी यही सेम मॉलिक्यूल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में ही आपके पास ये जुड़ गया और ये बनी, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं पायरोफॉस्फेट ब्रिज। ये जो मेरे पास बना, ठीक है, जो एडिशनल स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे पायरोफॉस्फेट ब्रिज को, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, इतना सा समझ आया? अब देखो सेम वे में हमने नैग के कितने मॉलिक्यूल लेके जाने हैं, हमें चाहिए नैग के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब नैग को कौन लेके आ सकता है, नैग को लेके आ सकता है यूडीपी। तो हम फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नैग है उसको कौन लेके आएगा, ये मेरे पास हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है, कौन सा स्ट्रक्चर बन चुका है, डोलिकोल फॉस्फेट के साथ क्या लग गया है, पायरोफॉस्फेट लग गया, मतलब इसके पास फॉस्फेट, ठीक है। एक हमने यूडीपी से फॉस्फेट लिया है वो वाला फॉस्फेट, और इसके अलावा मेरे पास इसके साथ कौन अटैच है, नैग अटैच, ठीक है। फिर से कौन आया हमारे पास, फिर से हम बुलाते हैं, ठीक है। साइड हम बुलाते नहीं है, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये जो साइटोसोल है, ठीक है, ये चीजें साइटोसोल में पड़ी होती हैं, पर जैसे ही बाइंडिंग होती है, जैसे ही इनके पास एनर्जी आएगी तो ये क्या करने लग जाएंगी, बाइंड करने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो क्या होगा, साइटोसोल से फिर से कौन आ जाएगा, यूडीपी, ठीक है। इसके पास एनर्जी है, तो जिसके पास एनर्जी होती है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है, और इसके साथ पास क्या है, नैग मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो नैग क्या करेगा, नैग के साथ बाइंडिंग करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसके एनर्जी का यूज कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे आपके पास, यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम यूडीपी को यूडीपी में ही रखेंगे, इसका फॉस्फेट नहीं लेंगे, इससे हम सिर्फ क्या लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नैग ही चाहिए, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ नैग ही मॉलिक्यूल को लेंगे, यहाँ पे हम यूडीपी है उसको यूडीपी में ही रखेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेम, बाकी सब कुछ सेम है, फॉस्फेट फॉस्फेट। अब मेरे पास क्या बन गया, एक नैग, और एक नैग के साथ कौन अटैच हो गया है, दूसरा नैग अटैच हो गया, क्लियर है बात? जो मैम नैग है वो स्पेशली मतलब यूडीपी के साथ ही बाइंड होता है, हाँ, वो यूडीपी के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है साइटोसोल में, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी, एक नैग जब बाइंड करेगा तो क्या करेगा, उसकी वजह से दूसरा नैग भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा,
ठीक है, वो भी उसको क्या करेगा, बाइंडिंग के लिए फोर्स करेगा। तो वो क्या करेगा, अब यूडीपी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, नेग डिसोशिएट होगा और वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, मतलब इसकी जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है फिर वो किसके, इससे के कंपैरिजन में इससे ज्यादा होगी, ठीक है, इसीलिए वो इससे डिसोशिएट होके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच होगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन में देखो हमारे पास अब क्या बन गया, ठीक है, हमारे पास 2 नैग के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड होती है, ओलिगोसैकेराइड मतलब शुगर की बात हो रही है, ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है उसमें होती है 14 शुगर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 शुगर बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल लेके आए हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो बाइंड करता है, ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल आएगा, वो किसके साथ बाइंड कर रहा होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम मैनोज शुगर को लेके आएंगे, अब जो मैनोज होगी वो किसके साथ बाइंड करेगी, वो बाइंड करती है जीडीपी के साथ। कौन बाइंड कर रहा है, मैनोज बाइंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हमें क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ मैनोज ही चाहिए, हमें फॉस्फेट नहीं चाहिए, तो हम जीडीपी को जीडीपी में ही रखेंगे, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास जीडीपी अगर जीएमपी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जिसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसका यूज नहीं करेंगे हम, ये कहाँ रहेगा, ये साइटोसोल में ही रहेगा, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हम क्या लेंगे इससे हम सिर्फ और सिर्फ मैनोज ही लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ये शुगर शुगर के साथ क्या कर जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, नैग के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, मैनोज बाइंड कर जाएगी। समझ आई बात अब? यस मैम। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा शुगर शुगर के बीच में, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे हमें जो मैनोज चाहिए उसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वहां पे हमें इसके 9 मॉलिक्यूल चाहिए। समझ रहे हो बात, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, 5 मॉलिक्यूल, सेम प्रोसेस में हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो 5 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो हमारे पास कितनी मैनोज हो जाएंगे, अभी यहाँ पे 5 मैनोज अटैच हो जाएंगे, M for मैनोज, 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 3 4 और 5। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास अब कितनी शुगर हो गई है, अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास कितनी हो गई है, 5 ही हो गई है मैनोज, ठीक है, और 6 और 7 कितनी शुगर हो गई है। अब मेरे पास ये जो रेजिड्यू बन गया वो कितना बन गया, 7 शुगर रेजिड्यू बन गया, ठीक है। अब ये जो 7 शुगर रेजिड्यू है, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, अब मेम्ब्रेन से यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप प्रोटीन, ठीक है, वो क्या करेगी, बेसिकली एंजाइम की तरह एक्ट करेगी और ये जो मॉलिक्यूल है उसको फ्लिप कर देगी, जो कहाँ पे लग रहा है हमें, जो मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड है, मतलब ये सारी चीज क्या है मेरे पास, साइटोसोल है, ठीक है, तो सारी जो शुगर है वो कौन सी साइड पे है, मैक्सिमम जो शुगर दिखती है, हाँ, साइटोसोलिक साइड पे, बाहर की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेसिकली प्रोटीन आएगी, फ्लिप प्रोटीन, वो क्या करेगी, इस सारे मॉलिक्यूल को फ्लिप करवा देगी। अब ये सारा मॉलिक्यूल एज इट इज कहाँ पे आ जाएगा, RER के ल्यूमन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये मेरे पास हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया इसका ल्यूमन, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे बना देती हूँ साइड जैसे में, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, पूरा मॉलिक्यूल अब क्या कर गया, अब फ्लिप कर गया, किसकी वजह से फ्लिप कर गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन आई जिसको हम बोलते हैं फ्लिप प्रोटीन, फ्लिप, ठीक है। अब ये क्या करेगी, पूरे मॉलिक्यूल को इसने क्या कर दिया, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है, एक फॉस्फेट है, फिर उसके बाद दूसरा फॉस्फेट है, फिर इसके बाद नैग है, कितने नैग हैं, 2 नैग हैं, उसके बाद इसके पास मैनोज हैं, कितने मैनोज हैं, इसके पास 5 मैनोज है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यही है, तो मेरा पास पूरा जो स्ट्रक्चर आ गया वो कहाँ पे आ गया, अब RER के ल्यूमन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
बेसिकली जो प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक और, अब देखो एक जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि एक मेम्ब्रेन में एक से ज्यादा प्रोटीन होती है, वैसे ही हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी उसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, डोलिकोल फॉस्फेट होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास डोलिकोल फॉस्फेट है, इसका ये वाला जो डोलिकोल फॉस्फेट है, अब यहाँ पे ये क्या करवाएगा अपनी, यहाँ पे इस वाले डोलिकोल फॉस्फेट में क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास होगी प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली जीडीपी के साथ मैनोज शुगर को लाएगा। ठीक है, तो जीडीपी के साथ क्या आएगी, हमारे पास मैनोज आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैनोज हमें चाहिए सिर्फ, है ना, और जीडीपी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जीडीपी ब्रेक होगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉस्फेट वो बाहर ही रह जाएगा, कहाँ पे, साइटोसोल में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैनोज ही चाहिए। समझ आ गई बात? यस तो यहाँ पे हम किसकी फॉर्मेशन करवाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, मैनोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार करवाने पे हमें क्या मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल मिल रहा है मैनोज का। ठीक है, पर हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 9 करने के लिए हमें चाहिए 4 मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4, मतलब ये जो साइकिल है उसको 4 बार चलाएंगे, पर जब एक बार चलेगा तब क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मैनोज मिलेगा। ठीक है, 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार चलाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे, अब ये जो मेरे पास मैनोज हैं वो कहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, इन मैनोज के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेरे पास अब स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें क्या होगा, मैनोज के साथ अब यहाँ पे M4, मतलब और मैनोज 4 मैनोज बाइंड कर गए हैं, तो अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन गया है वो कौन सा बन गया है, NAG2 का बन गया है। ठीक है, मैनोज कितने बन चुके हैं, 9 बन चुके हैं। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब सेम आपके पास अदर जो डोलिकोल फॉस्फेट होगा वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा और मैन्योज के साथ अटैच करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है, यहाँ पे मेरे पास ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बन गया है, देखो ये, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डोलिकोल फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, इसके पास P फॉर फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फॉस्फेट। उसके बाद क्या होगा, इसके पास नैग होगा, कितने होंगे, 2 नैग होंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके पास मैनोज होगा, कितने मैनोज होंगे जी, 9 मैनोज होंगे। उसके बाद इसके पास क्या होगा, ग्लूकोज होंगे, कितने होंगे जी, 3 ग्लूकोज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास कैसी मेम्ब्रेन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो RER की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये जो मैंने एंजाइम बनाया है इसका नाम है ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, इस शुगर मॉलिक्यूल को यहाँ से फॉस्फेट वाली साइड से कट कर देगा। ठीक है, इससे इसको क्या कर दिया, इसने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका फंक्शन होता है क्लीव एंड ट्रांसफर ओलिगोसैकेराइड। ये क्या करेगा, क्लीव करेगा एंड ट्रांसफर करेगा किसको, ओलिगोसैकेराइड को। ठीक है, अब जब ये मेरे पास क्या होगा, जो ओलिगोसैकेराइड है वो क्लीव हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो अब ये मेरे पास ओलिगोसैकेराइड, पहले सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी, ये हो रही थी मेरे पास सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन भी कौन सी साइड पे हो रही थी, साइटोसोलिक साइड पे हो रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गई। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनी हुई है जी, यहाँ पे बनी हुई है प्रोटीन। ठीक है, इसके ल्यूमन में आपके पास यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ल्यूमन है,
ठीक है। यहाँ पे क्या बन रखी है, यहाँ पे बनी है हमारे पास प्रोटीन बनी है। ये वाला मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल हैं, एक एन टर्मिनल है, एक सी टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्लीव है, मतलब ये जो सारा पोर्शन है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, फॉस्फेट से ठीक है, यहाँ पे गलत कट लगा दिया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कट लगाता है फॉस्फेट वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ से कट लगाता है। अब देखो मेरे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो अब कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है प्रोटीन के साथ कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, जहाँ पे एस्पार्जिन होगा, दूसरा अमाइनो एसिड कोई भी हो, एक्स हो, पर प्रोलीन नहीं होना चाहिए, और तीसरा या तो सेरेनिन हो या थ्रेओनिन। ठीक है, वहां पे मेरे पास क्या होगा, ये पूरा 14 शुगर रेजिड्यू बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोल देते हैं। ठीक है, और जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो होती कहाँ पे है, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये होती है नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट पे। ठीक है, नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट पे। ठीक है, क्यों बोला इसको, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में हो रही है, इसीलिए कई बार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन को हम एक्सोप्लाज्मिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं काउंट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमन में हो रही है, इसको एक्सोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर वाली चीज को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट भी बोल देते हैं और एक्सोप्लाज्मिक साइट भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, प्रोटीन सारी जुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए, देखो हमने क्या बोला, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, ठीक है, वो अब्सेंट किस में होती है। ठीक है, तो एन लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो अब्सेंट होती है हमारे पास जिनके पास पीटीटी चलता है। ठीक है, पीटीटी समझ गए, पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग चलती है। जैसे पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में मैंने आपको क्या बनाई थी, ऑर्गेनेलिज बताई थी, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, याद है, क्लोरोप्लास्ट बताया था, पेरोक्सिज्म, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिज्म। ठीक है, ये जो मेरे पास ये जो 4 सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन अब्सेंट होती है, नहीं होती है। ठीक है, और जो सीटीटी पाथवे है उसमें ही हमारे पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या हो गया, जो शुगर है 14 रेजिड्यू वाली जो शुगर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने समझाया आपको उसको हम डायरेक्ट इसका कंक्लूजन भी ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या बोला कि जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, ऊपर अगर वो जगह होगी, ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें क्या होता है, चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो हमारे पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमारे पास 14 शुगर रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ओलिगोसैकेराइड बनता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, 14 शुगर रेजिड्यू। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, हमारे पास 14 शुगर रेजिड्यू है। साथ में हमें पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, 2 नैग के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, 9 इसमें मैनोज मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और हमारे पास ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, ठीक है, ये बाइंड करेंगे किसके साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास हो गए प्रोटीन, ठीक है, एक हो गया इसका एन टर्मिनल और एक हो गया इसका सी टर्मिनल। ठीक है, अब प्रोटीन के साथ कहाँ पे बाइंड करेंगे, जहाँ पे 3 कंडीशन है, फर्स्ट क्या होना चाहिए, एस्पार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अब जो एस्पार्जिन होता है उसका सिंबल होता है एन, इसीलिए इसको बोलते हैं एन लिंक्ड, क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो किसके साथ लिंक करेगा,
एस्पार्जिन के साथ लिंक करेगा, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा क्या होना चाहिए, कोई भी अमाइनो एसिड हो, एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो, यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड हो, पर क्या नहीं होना चाहिए, पी फॉर प्रोलीन नहीं होना चाहिए, है ना। और थर्ड यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, सेरीन या थेरोनिन साथ में, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में जहाँ पे भी अमाइनो एसिड मिलेंगे वहां पे मेरे पास ये 14 शुगर रेजिड्यू क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो क्लीवेज करवाता है वो कौन करवाता है, ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज क्या करवाता है, क्लीवेज करवाता है, ठीक है। किसकी क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ द ट्रांसफर ओलिगोसैकेराइड। ट्रांसफर ओलिगोसैकेराइड कौन सा है, जो ओलिगोसैकेराइड पहले कहाँ से बन रहा था, साइटोसोल पे बन रहा था, वो फ्लिप प्रोटीन ने उसको कहाँ पे कर दिया, ल्यूमन में शिफ्ट कर दिया। अब उसको जो कट करवाने का काम करता है वो करवाता है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, ठीक है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए यहाँ पे हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, ठीक है, जिसमें आपके पास यूडीपी आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, नैग को लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेप को जो ब्लॉक है वो कौन करता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक करता है आपके पास ट्यूनिकामाइसिन, ठीक है, ये ब्लॉक का सिंबल होता है, ठीक है। तो मेरे पास इस फर्स्ट स्टेप को कौन ब्लॉक करवा सकता है, फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक करवा सकता है हमारे पास ट्यूनिकामाइसिन। क्लियर है इतनी बात, बस आपको ये याद रखना है। इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करती हूँ मैं, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड जो मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, वो होती है डाइसल्फाइड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन या कुछ भी, ठीक है। अब जो डाइसल्फाइड फॉर्मेशन किसकी बात हो रही है, किस में बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडिफिकेशन होगी वो भी कहाँ पे होगी, आर के ल्यूमन में होगी, ठीक है। सिंपल है, दो सल्फर के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, डाइसल्फाइड बोल देंगे, ठीक है। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, अब जो प्रोटीन है, फिर से हमारे पास वही बेसिक चीज कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसकी बनी होगी जी, अमाइनो एसिड की बनी होगी, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास सल्फाइड होता है, सिंपल है, जिसके पास सल्फर होगा वही क्या कर सकता है, सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड हमारे पास दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है सिस्टीन, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर में हमें सल्फर दिखता है, और एक होता है हमारे पास मिथायोनिन, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर होता है, पर यहाँ पे जो सल्फर होता है वो ऐसे होता है कार्बन सल्फर और हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो सल्फर होता है वो कार्बन सल्फर और कार्बन ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है। इसको, ये हमारे पास वीक बॉन्ड होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें कौन सा अमाइनो एसिड यूज होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं सिस्टीन का, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन से अमाइनो एसिड की वजह से होती है, सिस्टीन अमाइनो एसिड्स की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो मिथायोनिन है उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है सल्फर और कार्बन के बीच में ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है ज्यादा एनर्जी। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अचानक जॉब चली गई।
ये हो गया हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हमारे पास है प्रोटीन, ये बना दी मैंने प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास प्रोटीन है, ऐसे बना, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोटीन के पास जहाँ पे भी क्या होगा, सिस्टीन होगा, क्योंकि सिस्टीन अमीनो एसिड के पास क्या होता है, हमने बोला सिस्टीन के पास ही सल्फर होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे क्या होगा, सिस्टीन होगा, मान लो यहाँ पे भी क्या है, सिस्टीन है, ठीक है। इसके पास कौन सा बॉन्ड होगा, SH होगा, और इसके पास भी कौन सा होगा, यहाँ पे अगर सिस्टीन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, SH होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने सिस्टीन, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे SH है और यहाँ पे भी सिस्टीन है, तो क्या है, SH है, ठीक है। अब हम क्या करवा देंगे, बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। इस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें जहाँ पे भी सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा उसके हम क्या करवा देंगे, उसको हम बेसिकली, ये कैसा है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, सॉरी ये आपके पास कैसा है, पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक मिनट, कैसे सारा ये दरवाजा बंद कर दो, ये ठीक है, दरवाजा बंद, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आपके पास कि जो हमारे पास सिस्टीन है उसके पास क्या प्रेजेंट है, सिस्टीन के पास प्रेजेंट है SH, ठीक है। तो जहाँ पे भी सल्फर है और हाइड्रोजन है, और हमने क्या बोला, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज करेंगे, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है रिडक्शन और एक होती है ऑक्सीडेशन, है ना, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बताओ मैम इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो क्या होगा यहाँ पे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और जो आपके पास ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लो, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों को हमने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, या तो क्या कर लो भाई, यहाँ पे उल्टा कर लो, या तो क्या कर लो, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कर लो, हम्म, गेन ऑफ H2 कर लो, और रिमूव ऑफ O2 कर दो, ठीक है। अगर हम O2 को रिमूव कर रहे हैं या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, अगर हम गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, बेसिकली ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन से फॉर्म में है, अभी इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे इसको, बेसिकली आपके पास ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरे पास कैसा है, रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब हम करवा देंगे इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या करवाएंगे, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा देंगे, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसका जो S है, इसका जो S है, सल्फर सल्फर दोनों क्या कर जाएंगे, खुद के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, जब हम इसकी क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। क्लियर इतनी बात हो, यस ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली आपके पास, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। देखो ये मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ ल्यूमन में हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रोटीन है, एक साइड पे N टर्मिनल है, एक साइड पे C टर्मिनल है, यहाँ पे भी SH है और यहाँ पे भी क्या है, SH है, ठीक है। कैसी फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो मैं क्या करवा दूंगी इसकी, बेसिकली अगर रिड्यूस्ड फॉर्म है तो इसको ऑक्सीडाइज्ड करवा दूंगी, ऑक्सीडाइज्ड करवा दूंगी तो क्या होगा, दो सल्फर बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब क्या हो गई, O फॉर ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है वो कौन करवाता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है ल्यूमन में PDI, ठीक है। PDI है मेरे पास प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज,
प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली क्या है, एंजाइम है। आइसोमेरेज क्या है, एंजाइम है, जो क्या करवाएगा, डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन करवा रहा है एक टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन डाइसल्फाइड होता है, ठीक है, इसके पास सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर होता है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करवा देगा, अब बेसिकली जो पीडीआई है वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, खुद की क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा, और सामने वाले की क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, जो मेरे पास पीडीआई है वो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल था उसकी क्या करवा दी, उसने जो ऑक्सीडेशन करवाई वो किसने करवाई, पीडीआई ने ऑक्सीडेशन करवाई। इसकी बात समझ आई? यस मैम। हमने पहले डायरेक्ट बोल दिया कि आपके पास क्या होता है, जो सिस्टीन होते हैं उनके हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ठीक है, पर उस ऑक्सीडेशन को करवा कौन रहा है, वो करवा रहा है पीडीआई। ठीक है, अब देखो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो पीडीआई मॉलिक्यूल है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी रिडक्शन। मतलब इसका जो सल्फर है उसके साथ ये जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे यहाँ से, वो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो पीडीआई है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, जो खुद की रिडक्शन करवा देगा पर अदर मॉलिक्यूल की क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो मॉलिक्यूल होगा फर्दर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रेजेंट होती है ईरो 1 प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो ईरो 1 प्रोटीन है वो भी सेम करेगी। ठीक है, अब ये क्या करवा देगी, ये इसको फिर से ऑक्सीडाइज्ड करवा देगी। कौन सी प्रोटीन, ईरो 1। ठीक है, इसको फिर से ऑक्सीडाइज्ड करवा देगी और खुद की क्या करवा देगी, रिडक्शन करवा देगी। इसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, SH। ठीक है, SS ग्रुप होता है सल्फर, तो ये क्या करवा देगी अब। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपके पास ल्यूमन है ना उसमें जो पीडीआई है, अब देखो पीडीआई एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो सॉरी एक बार रिड्यूस हो गया तो ऐसा नहीं कि वो रिड्यूस ही रहेगा। ठीक है, वो फिर से रिसाइकिल होके आ जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, पहले वो रिड्यूस हो गया फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज किया किसने, ERO1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अब ये क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। अब इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज द ईरो 2। वो क्या करवाती है, बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन करवा देती है। ठीक है, और खुद की क्या करवा देती है, रिडक्शन करवा देती है। समझ आई बात? और बाद में अब देखो मेम्ब्रेन पे जब आपके पास हाइड्रोजन पहुंच गई तो ये बाहर क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है, या इसको हम अदर यूटिलाइजेशन में काम कर सकते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होगा या फिर किसी और फॉर्मेशन में, जैसे NADPH बनना है, ठीक है, या कुछ कोई और प्रोडक्ट बनना है, तो उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। समझ आई बात? यस मैम। मैम जैसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला था उसी टाइप का कुछ है ना? हाँ हाँ, उसी टाइप का है। बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम की तरह काम कर रही हैं, तो एक की ऑक्सीडेशन करवा रही है, दूसरा रिडक्शन करवा दे रहा है ना, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो अंदर हमें किसकी जरूरत है, अंदर हमें क्या चाहिए, हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं रह सकते, हमें हाइड्रोजन निकालना है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन निकलेगा तभी सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जो प्रोटीन है देखो, हमें कभी भी प्रोटीन ऐसी सीधी नहीं देखने को मिलती है। प्रोटीन कैसे मिलती है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो जो प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, ठीक है, वो कैसे होगी, एक तो क्या होना चाहिए भाई, प्रोटीन की फोल्डिंग पढ़ेंगे अब हमें आगे। ठीक है, अब जो फोल्डिंग होगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना, तभी वो स्टेबलाइज हो पाएगी। यस मैम। ठीक है, तो वो चीज है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। और मैं थर्ड बात कर लेती हूँ। थर्ड था हमारे पास, दैट इज छोटा सा ही है हमारे पास, ये प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग, अब जो प्रोटीन फोल्डिंग है वो भी कहाँ पे होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ही होगी। तो यहाँ पे बना देते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
हो गया मेरे पास RER ल्यूमेन, ठीक है, और ये होगी इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांसलोकोन, ठीक है, और ट्रांसलोकोन से क्या आती है हमारी प्रोटीन आती है ऐसे, यही बात करी थी हमने, यस मैम। ठीक है। प्रोटीन के पास क्या लगा होता है BIP, ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कल बताया था मैंने, ये यस बता मैम। दिया था, है ना, BIP बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो ये मैं थोड़ा येलो कलर में कर देती हूँ इसको, ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होती है बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे और साथ में क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगी तो यहाँ पे क्या लगी होगी, शुगर लगी होगी, यहाँ पे भी क्या लगी होगी, बीच बीच में ऐसे शुगर लगी होगी, ठीक है, मैंने S लिख दिया डायरेक्ट, क्या लगी होगी, शुगर लगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक हमारे पास आता है CRT, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कनेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। जो CRT होता है वो ल्यूमन में, RER के ल्यूमन में प्रेजेंट होता है, कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं CRT, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज द कनेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म में बाहर लिखती हूँ, ये वाले की और ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला जो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो हमारे पास एक तो CRT है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द कनेक्स, ठीक है। अब जो CRT है दैट इज कैली रेटिकुलिन, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैली रेटिकुलिन, रेटिकुलिन, ठीक है, रेटिकुलिन, ठीक है। और वहीं पे मेरे पास कनेक्स क्या हो जाएगा, कैलनेक्सिन, ठीक है। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पे भी कैल वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है क्या है, ये दोनों कैल्शियम डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट रहेंगे ये, कैल्शियम। कैल्शियम पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, वो बाइंड कर जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स के साथ, ठीक है। अब हमने हमारे पास जो मॉडिफिकेशन हुई थी वो ऐसे ही हुई धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो ये दोनों है, ठीक है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कहाँ से बाइंड कर जाएंगे, ये मेरे पास जहाँ पे भी शुगर होगी वहां पे बाइंड कर जाएंगे, और जहाँ पे शुगर होगी वहां पे बाइंडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली मेरे पास ऐसे प्रोटीन बना देंगे जो पूरी फोल्डेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनका रोल दोनों का, ठीक है, बाइंड्स विद द ओलिगोसैकेराइड, किसके साथ बाइंड कर जाते हैं ये, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हमने पढ़ा, जो 14 शुगर रेजिड्यू होता है उसको हमने क्या बोला था, ओलिगोसैकेराइड बोला था, है ना, ठीक है। तो उसके साथ बाइंड करते हैं और प्रोटीन की क्या करवा देते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, या बाइंड करके क्या करवा देते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग करवा देते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन करवा देंगे, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है, देखो प्रोटीन फोल्डिंग में हमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि जो मेरे पास कैनेक्स मॉलिक्यूल है और जो CRT है, ठीक है, कैली रेटिकुलिन, ठीक है, और कैलनेक्सिन, ठीक है। दोनों मेरे पास कैसे हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट है एक चीज, ठीक है, कौन से आयन पे डिपेंड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, कैल्शियम आयन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, ये दोनों किसके साथ बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के साथ और फोल्डिंग करवा देते हैं। तीसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो कैनेक्सिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RER की मेम्ब्रेन में होता है, ये है ना, ये होगा RER की मेम्ब्रेन में, और जो CRT होता है वो होता है RER के
ल्यूमन में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, पर दोनों का फंक्शन यही होता है बाइंडिंग करवाना, ठीक है। दोनों क्या होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, आपके पास डाइसल्फाइड फॉर्मेशन की, तो कौन सा अमाइनो एसिड यूज होता है, सिस्टीन यूज होता है भाई, ठीक है। और इसको कौन बेसिकली, इसको कौन, जो इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो वो हो जाता है हमारे पास पीडीआई, ठीक है। पीडीआई प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जो पीडीआई है, ठीक है, जो आपके पास सिस्टीन है, उसको उसको ऑक्सीडाइज कौन करवाता है, तो उसको करवाता है पीडीआई, ठीक है। इतना सा ही याद करना है, इसमें ज्यादा नहीं करना है, एक मिनट, ठीक है। और बाकी जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि आपके पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किस में होती है, सीटीटी में, ठीक है, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में ही होती है। वो पीटीटी में अब्सेंट रहती है, पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग वो क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। और यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है, उसमें 2 नैग मॉलिक्यूल होते हैं, मैनोज के 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और साथ में ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो इनको सेपरेट करवाता है, ठीक है, वो हमारे पास जो एंजाइम होता है, दैट इज द ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, जो क्लीवेज में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे 14 शुगर रेजिड्यू होता है जो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और कहाँ पे बाइंड करता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एस्पाराजिन होना चाहिए, कोई भी अमाइनो एसिड चलेगा, पर प्रोलीन नहीं होना चाहिए, और सेरीन या थेरोनिन थर्ड साइड पे होना चाहिए। क्लियर है इतना? यस मैम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं। कल हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास अब प्रोटीन तो बन गई, ठीक है। अब इस प्रोटीन को कैसे पता है, देखो प्रोटीन जो हमारे पास बनेगी वो 2 काम करेगी, ठीक है। एक तो क्या करेगी भाई, प्रोटीन को अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही फंक्शन परफॉर्म करने, मान लो ऐसा भी, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगी वो भी कौन करेगी, प्रोटीन ही करेगी ना, खुद ही ऑर्गेनल ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है कि जो मेरे पास प्रोटीन है वो कैसे है, आर की रेजिडेंशियल है, या इसने क्या होना है, गोल्जी अपरेटस में जाना है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि आपके पास जो रेजिडेंशियल प्रोटीन